मैं नितिन कुमार, सहायक प्राध्यापक, निफ्टम की ओर से आप सभी का इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है डेयरी उद्योग में स्वरोजगार की संभावनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूध मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। उच्च पौष्टिक मूल्यों के कारण दूध को संपूर्ण आहार भी माना जाता है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं जो कि हम सभी लोगों को भरपूर पसंद आते हैं। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष स्थान है और यह विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और दूध उत्पादों के क्षेत्र में ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में अपने देश में पूरे विश्व के दूध उत्पादन का लगभग 18.5% का उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत को दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश बनाता है। भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर यानी 30 से 35 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है। इसका मतलब साफ है कि डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाएं कितनी अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट मिल्क यूनियन बहुत सारे हैं। इस चित्र में भारत के मानचित्र पर राज्य सरकार के डेयरी यूनियन एवं डेयरी उत्पादों को दर्शाया गया है। हर एक राज्य में विभिन्न तरह के डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस तरह हमारे देश में दूध उत्पादों की एक लंबी लिस्ट बन जाती है। डेयरी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही ज्यादा है, यह तकरीबन 80% तक है। कोऑपरेटिव यूनियन की संख्या भी प्राइवेट मिल्क इंडस्ट्री की तुलना में काफी कम है। इन सभी का सीधा अर्थ यह निकलता है कि डेयरी में दूध प्रोसेसिंग की अवसर और संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत में डेयरी उद्योग आजीविका का साधन है। यह उद्योग 20 से 25 पैसे के साथ भी शुरू किया जा सकता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाएं डेयरी पालन उद्योग के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा हमारे देश में कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो आप जैसे उद्यमी लोगों को ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान टुंडरी हरियाणा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा एवं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आनंद गुजरात। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा खास तौर पर MOFPI, नाबार्ड और खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन द्वारा भी उद्यमी को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं लागू की गई है। आप इन सभी की जानकारी उनके वेबसाइट पर से ले सकते हैं। एक डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आकार और परिचालन के अनुसार कई इकाइयां होती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है: मिल्क रिसेप्शन यूनिट, प्रोसेस मिल्क प्रोसेसिंग सेक्शन, क्रीम, बटर, घी, फ्लेवर मिल्क, मिल्क पाउडर, पनीर, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट और आइसक्रीम बनाने की अलग से छोटी छोटी यूनिट एक बड़े डेयरी प्लांट के अंदर होती है। इसके अलावा इन सभी प्रोसेसिंग में मदद हेतु विभिन्न तरह की यूटिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल लैब, स्टीम बॉयलर, रेफ्रिजरेशन प्लांट, कंप्रेस्ड एयर और ETP। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूध हमारे घरों से होता हुआ कैन या टैंकर के माध्यम से डेयरी प्लांट में लाया जाता है। सर्वप्रथम दूध की गुणवत्ता की जांच होती है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दूध अभी टैंकर के माध्यम से हमारे अपने निफ्टम में जो डेयरी का पायलट प्लांट है वहां पे आया हुआ है। यह टैंकर पंजाब से आया है। टैंकर से संबंधित जो कागजात हैं उसके निरीक्षण के बाद टैंकर के सील को भी चेक किया जाता है। सील नहीं टूटा है, इसका मतलब साफ है कि टैंकर में रास्ते में कहीं भी मिलावट नहीं हुई है। यह बहुत जरूरी है टैंकर के सील को चेक करना। अब टैंकर के ऊपर चढ़ के हम लोग इसके ढक्कन को हटाएंगे।
उसके बाद प्लंजर की मदद से दूध को बहुत अच्छी तरह मिलाया जाता है। मिलाते इसलिए हैं कि रास्ते में दूध में कई बार छोटे छोटे एयर्स बबल्स बन जाते हैं, फैट ऊपर आ जाता है, दूध नीचे मात्रा में जमा हो जाता है। तो उसको पूरी तरह अच्छे से मिलाने के बाद इससे सैंपलिंग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा दूध अपने छोटे से बीटर में ले लिया और इस दूध को वापस से लैब में ले जाएंगे टेस्टिंग के लिए। सर्वप्रथम दूध के सैंपल का तापमान मापा जाता है। अगर यह सही है तो दूध को फर्दर टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा। अभी हम लोग दूध के सैंपल को लेके लैब में आ चुके हैं। यह अल्कोहल टेस्ट किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद टाइटेबल एसिडिटी की टेस्ट भी की जाती है। अब स्ट्रिप की मदद से यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट के अडल्ट्रेशन की जांच की जाती है। दूध सही पाया गया है। अब इसको टैंकर के पास ही रखें। रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में होस पाइप और फ्लो प्लेट की मदद से ट्रांसफर किया जाएगा। यह टैंकर 2 कंपार्टमेंट का है, इसलिए इसमें 2 आउटलेट हैं। सबसे पहले बैलेंस टैंक में आ रहा है, फ्लोट बैलेंस टैंक। फ्लोट दूध को वापस दूध नहीं देता। मिल्क पास्चराइजर बहुत ही जरूरी मशीन है। इसमें पीएचई प्लेट पैक, बैलेंस टैंक, होल्डिंग ट्वायल एवं पंप होता है। इसके अलावा हॉट वाटर एवं चिल वाटर की फैसिलिटी भी होती है। दूध के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए दूध को पास्चराइज किया जाता है। इस चित्र की मदद से आइए पास्चराइजेशन प्रोसेस फिर से समझते हैं। दूध सबसे पहले बैलेंस टैंक में आता है, फिर पंप के माध्यम से पास्चराइजर के रीजनरेशन सेक्शन में जाता है, जहां पर पास्चराइज मिल्क की मदद से यह 45 डिग्री तक गर्म हो जाता है। इस तापमान पे हम दूध से क्रीम निकाल सकते हैं, क्रीम सेपरेटर की मदद से। फोटोग्राफ में आप पीली लाइन देख पा रहे हैं।
वो लाइन क्रीम की लाइन है और मिल्क वापस से पास्चराइजर के रीजनरेशन सेक्शन में चला जाता है। रीजनरेशन सेक्शन के तुरंत बाद मिल्क पास्चराइजर के हीटिंग सेक्शन में जाता है, जहां पे मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है स्टीम की मदद से या फिर गर्म पानी की मदद से। उसके तुरंत बाद मिल्क को 21 सेकंड तक होल्ड करते हैं होल्डिंग कॉइल में। अंत में चिल्ड वाटर की मदद से दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद दूध को स्टोरेज टैंक में फिर से जमा कर लिया जाता है। यह ठंडा दूध अब बोतल फिलिंग या पाउच फिलिंग के लिए तैयार है। जो फैट ऊपर आ जाती है 24 आवर्स में, जैसे मलाई की तरह ऊपर, देन होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कैन गिव द फैट ग्लोबस इन स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देते हैं। पहले अंगूर के गुच्छी की तरह होते हैं फैट ग्लोबस, और उस पर 2200 PSI का प्रेशर लगाया जाता है, जिससे वो फैट ग्लोबस डिफरेंट हो जाता है। दैन सेकेंड स्टेज का 50 PSI प्रेशर दिया जाता है ताकि वो रेस्ट फॉर्म में आ जाए। और दैन उसके बाद दूध जो है 48 घंटे तक हमारा ऊपर से नीचे बराबर एक इक्वल फैट रहती है, मिल्क फैट ऊपर नहीं आती। तो हमारे सहयोगी ने होमोजेनाइजर के काम करने का सिद्धांत आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अब इस चित्र की मदद से होमोजेनाइजर के काम करने के तरीके को फिर से समझते हैं। दूध में मौजूद जो फैट है वो शुरू में बड़े साइज का होता है। चित्र में वो पीला डोला आपको बड़े साइज का दिख रहा है। होमोजेनाइजर से पास होने के बाद यह छोटे छोटे डोले में बदल जाता है और इसको बदलने के लिए दूध को बहुत ही छोटे गैप से और हाई प्रेशर से पास कराया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह बोतल फिलिंग मशीन है और इसमें एक सिरे पे सारी खाली बोतलें सीधी करके रखी जाती हैं। सभी बोतलों की जांच भी की जाती है। इसके बाद ये कन्वेयर पे बोतलें एक के पीछे एक आगे की ओर बढ़ती हैं। मैनुअली बोतल की जांच की जाती है। मैंने एक टूटी हुई बोतल पाई है और ये आप सभी को दिखा रहा हूं। यह मशीन एक समय में 4 बोतलें भर सकती हैं। फिलिंग के बाद बोतल की टैपिंग होती है एवं उसमें प्लास्टिक सील लगा दी जाती है, जो बाद में फ्लेम के द्वारा हॉट सील कर दी जाएगी। आइए पूरी प्रोसेस को फिर से एक बार नजदीक से देखें। सील होने के तुरंत बाद दूध की बोतलों को प्लास्टिक के कैरेट में रखकर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सुबह होते ही दूध की सारी बोतलें अपने नियत स्थान के लिए रवाना कर दी जाएंगी। बोतलों के अलावा दूध को पाउच में भी भरा जाता है या फॉर्म फिल सील मशीन के द्वारा किया जाता है। बोतलों की अपेक्षा प्लास्टिक पाउच की कीमत कम होती है, परंतु ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दूध और दूध उत्पादों को बनाने हेतु बहुत सारी यूटिलिटी की आवश्यकता होती है। आइए आपको यूटिलिटी सेक्शन की ओर ले चलते हैं। सर्वप्रथम रेफ्रिजरेशन सेक्शन है, जहां की चिल्ड वाटर प्रोड्यूस किया जाता है। डेयरी में अमोनिया को यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर पे और इससे चिल्ड वाटर
प्रोड्यूस किया जाता है। चिल्ड वाटर की जरूरत मिल्क चिलर, मिल्क पास्चराइजर, बटर चर्न, कंटिन्यूअस बटर मेकिंग मशीन एवं आइसक्रीम सेक्शन में होती है। सेक्शन हमारा CIP सेक्शन है। CIP का मतलब होता है क्लीन इन प्लेस। अगर सरल शब्दों में आपको बताया जाए तो क्लीन इन प्लेस का मतलब डेयरी में रखे सभी मशीन की सफाई उनके स्थान पे ही हो जाती है, बिना उनको हिलाए डुलाए क्लीनिंग उनके स्थान पे ही की जाती है। क्लीन इन प्लेस में जो सॉल्यूशन है वो पाइपों के द्वारा टैंक में, पास्चराइजर में, चिलर में जाता है और वहां क्लीन होते हुए वापस से वो सॉल्यूशन यहाँ CIP सेक्शन में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि CIP सेक्शन में 3 टैंक रखे हैं। एक है अल्कली टैंक, एक डिटर्जेंट टैंक, एक है एसिड टैंक। जरूरत के हिसाब से और एक पूरी साइक्लिंग के हिसाब से CIP को सर्कुलेट कराया जाता है। अब इस चित्र की मदद से CIP प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पानी मशीनों में भेजा जाता है ताकि उसमें मौजूद दूध या दूध उत्पाद हटाए जा सके। उसके तुरंत बाद अल्कली सॉल्यूशन को पाइप के द्वारा इक्विपमेंट में भेजा जाता है। अल्कली सॉल्यूशन पाइप में या मशीन में जमा न रह जाए इसके लिए फिर से पानी पीछे से भेजते हैं। पानी भेजने के बाद बहुत ही कम मात्रा में एसिड सॉल्यूशन पानी के साथ मिला के वापस से इक्विपमेंट और पाइपों में भेजते हैं। सबसे आखिर में पानी फिर से सारे इक्विपमेंट में और पाइपों में दोहराया जाता है। अतः इन सभी स्टेप्स को पालन करते हुए हम किसी मशीन या पाइप की CIP को पूरा करते हैं और वो मशीन और प्रोसेस की लाइन नए दूध पदार्थ या दूध प्रोसेसिंग के लिए तैयार मानी जाती है। इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्रीज में वाटर सॉफ्टनर प्लांट भी लगा होता है जो कि हमारे पानी की हार्डनेस को कम करता है और सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस करता है। सॉफ्ट वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे स्टीम बॉयलर में होती है। क्लीनिंग में भी सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। स्टीम बॉयलर डेयरी प्लांट में स्टीम प्रोड्यूस करता है। स्टीम की जरूरत आइसक्रीम पास्चराइजर में, मिल्क पास्चराइजर में, क्रीम पास्चराइजर में होती है। इसके अलावा स्टीम की जरूरत पनीर बनाने में होती है। स्टीम की जरूरत डेयरी की जमीन की साफ सफाई के लिए भी होती है। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए डेयरी में लकड़ी, कोयला या डीजल का उपयोग होता है। इन सभी यूटिलिटी को यूज करते हुए डेयरी में विभिन्न प्रकार के दूध उत्पाद बनाए जाते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो की मदद से आप सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।